कहानियाँ सबके पास होती हैं। तो 60 दिन अगर आपने 1000 वर्ड लिखे तो 60,000 वर्ड हो जाते हैं, जो कि एक किताब पूरी बन जाती है। किताब लिखने में तो मैं बिल्कुल किसी को राय नहीं दूंगा कि आप सब कुछ छोड़ के किताब लिखने में लगा दें। आपको 1 से 1.5 घंटा सिर्फ दिन का देना है। क्या आप जॉब करते हुए 1 से 1.5 घंटा नहीं दे सकते? 1-1.25 लाख 1.5 लाख का खर्चा है। आपके आइडियाज़ को आपके अलावा 100 लोग और सोचते हैं एट द सेम टाइम, तो आपको सोचना चाहिए और कर देना चाहिए। अब मैं आपसे जिस मेन बात पे बात करना चाह रहा था जी। कि काफ़ी सारे आपने बोला कि लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि लेखक कैसे बना जाए। आ, एक क्या लेखक होना एक जी। एक करियर ऑप्शन बन सकता है? क्या होना चाहिए लेखक बनने के लिए? कितने पैसे कमा लेते हैं लेखक? हाँ, और क्या इससे जीवन यापन हो सकता है बेसिकली? तो शुरुआत करते हैं पहली बात से कि कहानियाँ सबके पास होती हैं। बहुत से लोग लिख भी लेते हैं। आपको अपनी भाषा पे कमांड है, चाहे हिंदी में लिख रहे हैं, चाहे इंग्लिश में लिख रहे हैं, चाहे किसी भी, आपको उस भाषा में थोड़ी सी महारत होनी चाहिए, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिस भी भाषा में लिख रहे हैं। और आजकल जैसे बच्चे इतना कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप भी कंटेंट लिख रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, ये भी एक तरह की राइटिंग है। किताब लिखना, नॉवल लिखना या शॉर्ट स्टोरी लिखना अलग नहीं है उससे। बस ये है कि आज आपने YouTube के लिए कोई कंटेंट बनाया, वो 10-15-20 मिनट की वीडियो है, उसकी आपने स्क्रिप्ट लिखी। एक किताब में 300 पेजेस होते हैं, 70-80 हज़ार वर्ड होते हैं, जिसमें 4-5-6 महीने लगते हैं लिखने के लिए। तो जो जो लेखक लोग होते हैं उनके अंदर कोई आपसे अलग प्रतिभा नहीं होती। मुझे लगता है कि जो भी किसी भी एक भाषा में थोड़ी सी महारत है, कहानियों में इंटरेस्ट है, दिमाग क्रिएटिव है, और वो, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो व्यक्ति 6-7-8 महीने लग के किसी एक पुस्तक को ख़त्म कर सकता हो लिख के, क्योंकि शुरू बहुत लोग करते हैं। तो एक लेखक में और एक नॉन लेखक में, एक जो लेखक बन जाता है और जो नहीं बन पाता लेकिन उसके अंदर प्रतिभा है, प्रतिभा बहुत सारे लोगों में है, लेकिन लेखक कम लोग क्यों बनते हैं? सिर्फ ये ही फ़र्क है, अंतर सिर्फ इतना है कि जो लेखक बन जाते हैं वो उस पुस्तक को ख़त्म कर लेते हैं 6-7-8 महीने में, साल भर में लग के, और बाकी लोगों की वो आधे आधे प्रयास बहुत सारे होते रहते हैं। तो लेखक बनना आज के परिप्रेक्ष्य में मुश्किल नहीं है, पब्लिशिंग की ऑप्शंस बहुत सारी हैं। अब क्या एक लेखक बन के क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, कैसे आपका जीवन यापन हो, पब्लिशिंग की बात बाद में करेंगे कि प्रकाशित कैसे होंगे, वो बाद में करेंगे। आज की दुनिया में 2022 में जब हम मेटावर्स की ओर बढ़ रहे हैं, सारे इकोसिस्टम्स वो कंटेंट से ही ड्राइव हो रहे हैं। ये आप भी मानते हैं, चाहे सोशल जी मीडिया सर। हो, चाहे जितने भी बिजनेस वर्टिकल्स हों। मेटावर्स आगे आएगा, उसको कोई लिखेगा, टीम ऑफ लोग लिखेंगे, गेम्स हैं, इंफोटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट बिजनेस है, एजुकेशन है, कोई ना कोई लिखेगा ना उसको। या जी। बिजनेस में मार्केटिंग और सेल्स के वर्टिकल हैं, या बाकी बिजनेसेस में रिसर्च है, तो उसको वो सब वो लिखने वाले ही लोग हैं। कहानी शुरू वहाँ से ही होती है। तो अब वो ज़माना नहीं है कि आप एक नॉवल लिख रहे हो तो बस आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ आपके पास एक वही जरिया है कि मैं सिर्फ नॉवल ही लिख सकता हूँ। एक क्रिएटिव राइटर जो कि नॉवल लिखता है, दो तरह की राइटिंग होती है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन वो जो कपोल कल्पित इमेजिनेटिव होती है, नॉन फिक्शन जो किसी न किसी, जो कपोल कल्पित नहीं होती, किसी न किसी रियल चीज़ पे आधारित होती है, या किसी रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में बात कर रही होती है, या ये चाहे हिस्ट्री हो, चाहे बायोग्राफी हो, चाहे ऑटोबायोग्राफी हो, या बिजनेस बुक्स हो, या सेल्फ हेल्प बुक्स हो, ये सब नॉन फिक्शन में है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक फिक्शन राइटर हो, तो इस समय देखिए आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। आप किताबें लिख सकते हो, आप कंटेंट लिख सकते हो, आप टीवी के लिए लिख सकते हो, आप ओटीटी के लिए लिख सकते हो, आप फिल्म्स के लिए लिख सकते हो, आप गाने लिख सकते हो, आप पढ़ा सकते हो राइटिंग, अगर आप
ने किताबें प्रकाशित कर ली हैं और आपको एक समझ हो गई है। तो इतने सारे ऑप्शंस जो 5 साल 8 साल पहले नहीं थे। ठीक। नॉन फिक्शन राइटर्स हैं, कोई सेल्फ हेल्प राइटर है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। मिस्टर बिंद्रा जो बहुत बड़े स्पीकर हैं हमारे देश के, वो क्या करते हैं, जो भी वो बोलते हैं, जो भी पर्सनल डेवलपमेंट की टॉक्स देते हैं, जो भी वो कंटेंट उनका कौन लिखता है? कोई तो लिखता होगा उस कंटेंट को, या तो वो खुद लिखते हैं या एक टीम लिखती है। हाँ, तो लेखकों का इस समय जो अस्तित्व है वो सबसे ज़्यादा है। आप डेफिनेटली जीवन यापन कर सकते हो, लेकिन जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स, ये एक क्राफ्ट है, ये एक स्किल सेट है, और ये कम्युनिकेशन का हाईएस्ट फॉर्म है। तो इस पे आपको काम बहुत करना पड़ेगा। और शुरुआत होगी कहाँ से? शुरुआत वहीं से होगी, रीडिंग से। आप जिस तरह का लेखन करना चाहते हैं, आपको उस तरह की पढ़ाई, उस तरह की पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, उनका अध्ययन करना पड़ेगा, उन्हें अपने व्यक्तित्व में धारण करना पड़ेगा। तो बीइंग ए लेखक, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। और हम खुद एक पब्लिशिंग हाउस से एसोसिएटेड हैं, तो अगर कोई यंग ऑथर आपके प्रोग्राम को देखता है तो दे कैन रीच आउट टू अस। कोई भी डाउट्स हो आपके कमेंट्स में वो लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दोज डाउट्स। पब्लिशिंग की प्रक्रिया पे आते हैं। पब्लिशिंग की प्रक्रिया नॉर्मली आप एक पुस्तक लिखते हैं, पूरी ख़त्म करते हैं उसको, फिर आप पब्लिशर्स को भेजते हैं, वो देखते हैं, उनको पसंद आती है तो उसको प्रकाशित करते हैं। आज ये पब्लिशिंग की प्रक्रिया भी आसान हो गई है, क्योंकि आप अमेज़ॉन पे बिना किसी प्रकाशक के अपनी बुक को प्रकाशित कर सकते हैं। या हमारे जैसे पब्लिशर्स हैं जो यंग युवा फर्स्ट टाइम लेखकों को मौका देने में विश्वास करते हैं, आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो आपने लिखा है उसको पब्लिशर पढ़ता है, उसको एडिट करते हैं, एक टीम सही करती है उसको इस लायक बनाती है कि वो बाज़ार में ले जाया जा सके, लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। तो आप ही की लिखाई को थोड़ा सा रिफाइन सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा उसको रेलेवेंटली करेक्ट कर दिया जाता है मार्केट के हिसाब से, पैकेजिंग कर दी जाती है उसकी, है ना। उसको ऑप्टिमाइज, थोड़ा सा उसको प्रेजेंटेशन, उसकी पैकेजिंग, और छोटा छोटा बहुत सारा काम होता है। तो लिखा हुआ 80% वो लेखक का ही काम है, लेकिन 20-25% जहाँ प्रकाशक का जो काम है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेल्फ पब्लिशिंग के विरुद्ध हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि सेल्फ पब्लिशिंग एक बहुत अच्छा अवसर है। अगर आपके पास कोई भी और विकल्प नहीं है तो आप जाइए सेल्फ पब्लिश कर दीजिए, कम से कम अभी किताब बाज़ार में आ गई। लेकिन अगर आप किसी प्रकाशक तक पहुंच सकते हैं, और कोई प्रकाशक जो कि समझदार और आपके साथ कोऑपरेट करके काम करने को तैयार है, तो प्रकाशक के साथ आप काम करें, वो आपकी किताब को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। बट अगर आपने लिखा है, पहले तो सबसे पहले लिखिए जल्दी, और फिर उसको प्रकाशित कराइए। आप अपने कंप्यूटर में ना रखिए कि फाइलों का ढेर लगा हुआ है, या आधी आधी किताबें बहुत सारी जमा हो चुकी हैं, बहुत सारी कहानियाँ आधी आधी इकट्ठी हो चुकी हैं। आप उनको जल्दी से जल्दी बाहर भेजिए, क्योंकि आज के ज़माने में जितने समय में आप सोच रहे हैं, बाकी 50 लोगों ने वो काम ऑलरेडी कर दिया है, बहुत तेज़ी से आगे। आपके आइडियाज़ को आपके अलावा 100 लोग और सोचते हैं एट द सेम टाइम। तो आपको सोचना चाहिए और कर देना चाहिए। जी सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की सर। और सर, टॉपिक कैसे ढूंढे बुक्स को लिखने के लिए? टॉपिक तो एक आपके ऊपर है, टॉपिक सबका अलग अलग है, उसमें मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन दो तरह के, नॉन फिक्शन की बात तो अलग हो गई, फिक्शन की बात करता हूँ, नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज और पोइट्री की भी नहीं करते। चलिए, आपको कुछ ना कुछ उस कहानी से संबंधित चीज़ों का अनुभव होना चाहिए, या आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हो या सुना हो। क्योंकि कुछ कहानी, पूरी की पूरी नॉवल एक छोटे से किस्से से गढ़ दी जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपका अनुभव होना चाहिए उस कहानी से रिलेटेड, आपका पर्सनल, डायरेक्टली। आप कंप्लीटली, लेकिन आप देखिए कि जैसे ट्वाइलाइट सीरीज और ये वैम्पायर की और ये वुल्फ्स वाली और गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें आप बोलेंगे उसमें तो लेखक का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता,
जो बिल्कुल कंप्लीटली कपोल कल्पित एकदम फिक्टिशियस फैंटेसी वर्ल्ड है, तो वो फिर वहाँ पे लेखक की इमेजिनेशन है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो लेकिन जैसे जैसे जो लोग शुरू करते हैं पहली दूसरी किताब, वो मोस्टली अपने ही पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से कहानियों को शुरू करते हैं, और वो उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी की भी देख लीजिए आप, चेतन भगत की पहली बुक देख लीजिए, किसी की भी आप किताब देख लीजिए, तो उसमें वो बड़ी ऑटोबायोग्राफिकल होती है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में लिख सकता है बंदा जो जो उसने खुद अनुभव किया हो। नॉन फिक्शन में जैसे आप अपनी पुस्तक के बारे में बता रहे थे कि स्टूडेंट्स के करियर ऑप्शंस के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ, तो उसमें भी, क्योंकि किताब का मकसद क्या है कि आपकी एक पुस्तक आती है तो लोग उसको उस पर पूरा विश्वास करेंगे, तो आपने जो भी लिखा है उसको लोग मानेंगे, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो आप जो भी लिखेंगे एक नॉन फिक्शन बुक में, जो जो लोगों को कुछ नसीहत या कोई ज्ञान या कोई भी किसी भी तरह की स्किल सिखा रही है, तो जो भी आप लिखें उसको तोल मोल के ठोक बजा के बिल्कुल वो सही होना चाहिए आपके हिसाब से, जितनी आप रिसर्च कर सकते हैं उस पर। ऐसे ही अगर आपको सिर्फ अपने वैचारिक और अनुभव और कपोल कल्पित चीज़ों को लिखना है, तो फिर आप एक कहानी लिखिए, फिर आप नॉन फिक्शन पुस्तक ना लिखिए। तो नॉन फिक्शन में आपको रिसर्च करनी चाहिए, टॉपिक के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो भी उस किताब को पढ़ेगा वो पूरे विश्वास के साथ पढ़ रहा है उस पुस्तक को, तो वो आपकी बात को मानेगा, नकार सकता है लेकिन वो आप ये मानेगा कि किताब में लिखी गई है तो सही होगी। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ओके सर, ओके। और सर, जैसे आपने बताया कि हमने जैसे बुक्स लिखनी है और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, तो हम बुक्स फिजिकल बुक्स पढ़ सकते हैं और ऑडियो बुक्स दोनों बराबर वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑडियो बुक्स एक आसान साधन है। ऑडियो बुक से एक ये भी फ़ायदा होगा कि आप प्रोनाउंसिएशन भी समझेंगे। अगर आप अंग्रेज़ी में सुन रहे हैं, हिंदी में भी सुनेंगे तो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की शुद्धता का पता चलेगा। लेकिन पढ़ने से भी, पढ़ने का एक अलग इफ़ेक्ट है और सुनने का एक अलग इफ़ेक्ट है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो पहले सुनते हैं फिर वो पढ़ते हैं, या पहले पढ़ते हैं फिर वो सुनते हैं, दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं उसी एक ही किताब को। तो उनको समझ में ये आता है कि दोनों प्रोसेस में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो दोनों को कंबाइन करना इज़ ए वेरी गुड आइडिया। पर आप अगर आप दोनों नहीं कर सकते, समय नहीं है, तो एटलीस्ट एक तो करें आप। तो कुछ लोग, ये व्यक्तिगत वो है कि कुछ लोगों को पढ़ना पसंद है किताब से, कुछ लोगों को कंप्यूटर से पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों को किंडल से पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है, वो सुन लेंगे, मेट्रो में जा रहे हैं सुन लेंगे। तो एटलीस्ट जो भी मीडियम है करिए ज़रूर, साहित्य को, अच्छी किताबों को पढ़िए ज़रूर। ओके सर। और सर, जैसे आपने बताया कि कुछ लोग जो होते हैं वो शुरू कर देते हैं पर ख़त्म नहीं करते, तो शायद इसका एक ये भी रीज़न होता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो किस तरह से टाइम मैनेज करना चाहिए उन्हें? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। मैं एक दिल्ली में एक कम्युनिटी को मैनेज करता था, दिल्ली एस्पायरिंग राइटर्स ग्रुप, 3-4 हज़ार मेंबर्स हैं उसमें, और उसमें सभी लोग एस्पायरिंग राइटर्स हैं। एस्पायरिंग एज इन कि वो सब लोग किताब लिखना चाहते हैं, लेकिन उस ग्रुप में से आज तक शायद 2 या 3 किताबें भी नहीं आई हैं, इतने सारे बड़े ग्रुप में। और सबकी समस्या यही है कि लिखना शुरू करते हैं, फिर वो समय नहीं मिलता, या हज़ार कारण होते हैं उसके। तो एक प्रोसेस मैं बताता हूँ जो बहुत आसान है, और जिसको लिखना ही है, जिसके पास कहानी ऐसी है कि वो उसको बाहर आनी चाहिए, कहानी या जो भी टॉपिक है। आपको राइटिंग को इस तरह से अप्रोच करना पड़ेगा जैसे आप कोई भी और महत्वपूर्ण चीज़ अप्रोच करते हैं अपने जीवन में। एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा। जैसे जिम जाने का शेड्यूल होता है कि आपको रोज़ जाना ही पड़ेगा, एक दिन आप नहीं जाओगे तो आपके शरीर में दर्द होने लगेगा, 2 दिन नहीं जाओगे तो दर्द कम होगा, तीसरे दिन नहीं जाओगे तो चौथे दिन जाने का मन नहीं करेगा आपका।
अगर आपने 3 दिन छोड़ दिया जिम जाना, या आप भागते हो तो भागना 3 दिन छोड़ दिया, तो चौथे दिन बहुत ही मुश्किल होता जाएगा वो। उसी तरह से राइटिंग भी है, ये भी एक प्रैक्टिस है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये प्रतिभा के ऊपर कम और प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है। तो आपको रोज लिखना है एक तो, और आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं 200 वर्ड या 300 वर्ड या 500 वर्ड या 1000 वर्ड रोज लिखूंगा, और एटलीस्ट अगले 60 दिन रोज लिखूंगा मैं। तो 60 दिन अगर आपने 1000 वर्ड लिखे तो 60,000 वर्ड हो जाते हैं, जो कि एक किताब पूरी बन जाती है। और आपको किसी भी और साधना की तरह, वैदिक साधनाएं होती हैं, हमारे हिंदू परंपरा में साधनाएं होती हैं कि आप एक निश्चित समय पे किसी रिचुअल को करते हैं, तो समय बांध लेना भी बहुत, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो निजी अनुभव है कि अगर आप एक समय बांध लें, जैसे मैं सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में लिखता था, तो 5 से 7 के बीच में मैं 800 वर्ड्स लिखता था, और मैंने ये 25-26 दिन किया। ऑन एन एवरेज मैंने उसमें 40,000 वर्ड्स लिख लिए थे 26 दिन में, 5 to 7 के बीच में एवरी सिंगल डे। तो रोज़ लिखना है, एक मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स, मैक्सिमम कि इतने तो लिखने ही लिखने हैं, एक भी दिन स्किप नहीं करना। और जब तक वो पूरा ना हो जाए पहला ड्राफ्ट, तब तक आपको वापस बार बार आके एडिट नहीं करना। एक बार वो पूरी हो जाए, उसके बाद आप उसको रिविजिट करेंगे। अगर आप उसे बार बार रिविजिट करते रहे पन्ने पलट पलट के, तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, आप गोल गोल चक्कर में घूमते रहेंगे। एक बार पूरा प्लान करके जस्ट 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 3 महीने आप डेडिकेट कर दो, एंड जस्ट डू इट फॉर 3 months। 1-1.5 घंटा लगता है, मैक्सिमम 2 घंटे। सर आपने प्रोसेस तो बता दी है कि बुक को कैसे कैसे पब्लिश कर सकते हैं और क्या क्या इसमें ये होता है, लेकिन अभी भी कुछ जैसे रह चुके हैं स्टेप्स, जैसे कि टॉपिक ढूंढना और उसके बाद लिखना। तो किस पर लिखना चाहिए हमें, फिजिकल नोटबुक पर या फिर कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर, फिर इस तरह से? तो उसके बारे में बताइए कुछ आप। जिसका जैसा नेचुरली, जिसको जैसा ठीक लगे। मैं कंप्यूटर में लिखता हूँ, बहुत लोग कागज़ पे लिखना पसंद करते हैं। मैं कंप्यूटर पे इसलिए लिखता हूँ कि कंप्यूटर पे करेक्शन हो जाता है, स्पेलिंग करेक्शन हो जाता है, और आप एडिट डिलीट जल्दी कर सकते हो। कोई लोग टाइपराइटर पे भी लिखते हैं आज भी, जिसको जैसा सुविधा हो, इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है। आपको 800-1000 वर्ड लिखने हैं, आप डिसाइड कर लो। बहुत लोग तो लिखते भी नहीं हैं, वो सिर्फ ऑडियो पे ट्रांसक्राइब कर लेते हैं, कहानी बोल देते हैं, फिर कोई बंदा उसको ऑडियो से लिख देता है। जैसी सुविधा हो, जैसा आपको ठीक लगे। पॉइंट है कि वो 800-1000 वर्ड आपको निकालने हैं बाहर रोज़। वो आपकी राइटिंग की फैक्ट्री से 1000 वर्ड आपको निकालने ही निकालने हैं। अच्छे हैं बुरे हैं वो अभी 2 महीने बाद देखेंगे। आप एक कहानी को ख़त्म करो निकाल के। और सर पब्लिशिंग के क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास बुक को पब्लिश करने के लिए? पब्लिशिंग के मूलतः 2 ऑप्शंस हैं। एक, आप किसी पब्लिशर के साथ पब्लिश करो, या आप अपनी पुस्तक खुद सेल्फ पब्लिश करो। पब्लिशर के साथ पब्लिश करने में हमारे देश में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कि जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय पब्लिशर्स हैं, प्रकाशक हैं, जैसे हार्पर कॉलिन्स, पेंगुइन रैंडम हाउस, ब्लूम्सबरी, पैन मैकमिलन, ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं। बहुत कम किताबें पब्लिश कर सकते हैं, सबकी अपनी लिमिट है। उसके बाद फिर हमारे भारतीय पब्लिशर्स हैं बहुत सारे, जैसे रूपा, हैशेट, वेस्टलैंड। उसके अलावा फिर ऐसे बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो कि आपसे पैसे लेंगे और फिर आपकी किताबों को प्रकाशित करेंगे, जो कि शायद मैक्सिमम हमारे देश में ऐसे ही पब्लिशर्स हैं कि आपसे एक दाम लिया जाएगा और फिर आपकी पुस्तकों को प्रकाशित किया जाएगा। तो ऑप्शन हर ऑथर को तो कोशिश प्रयास ये करना चाहिए कि वो जिस तरह की आपकी पुस्तक है, जिस टॉपिक पे, उस तरह की पुस्तकें कौन प्रकाशक प्रकाशित करता है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए आपको। और फिर उनको सबसे पहले आपको उन्हीं को अप्रोच करना चाहिए
चाहे वो हार्पर कॉलिन्स हो या पेंगुइन रैंडम हाउस हो या रूपा हो, कोई भी हो। उसके बाद फिर आपको सेकंड लेवल वाले पब्लिशर्स को अप्रोच करना चाहिए, और मेरे विचार में उन पब्लिशर से बचना चाहिए जो क्रय विक्रय करके दाम लेके पैसे लेके आपकी पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि फिर उनका जो मकसद है वो एक अच्छी किताब प्रकाशित करना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है। तो उससे फिर बेटर ऑप्शन ये है कि आप जाके अमेज़ॉन पे सेल्फ पब्लिश कर लें। सेल्फ पब्लिशिंग वाले एंड पे आते हैं कि आपने कहानी लिख ली है, अब आप क्या करें कि वो एक अच्छी पुस्तक बने। तो आपको किसी से एडिट कराना पड़ेगा। एक प्रकाशक ये सारी प्रक्रिया खुद करते हैं। अगर आप खुद करोगे सेल्फ पब्लिश तो आपको किसी से एडिट करानी चाहिए वो पुस्तक। फिर आपको अच्छा सा कवर डिज़ाइन कराना पड़ेगा, आपको उस पुस्तक को टाइप सेट कराना पड़ेगा, फिर उसको आपको प्रिंट कराना पड़ेगा अगर आप पेपरबैक कॉपी चाहते हैं तो, और आप ISBN भी ले सकते हैं निःशुल्क। तो सेल्फ पब्लिशिंग में भी कुछ कंपनियां आ गई हैं, जैसे नोशन प्रेस है, तो वो ये सारा काम आपके लिए कर देते हैं और इस सारे काम के आपसे पैसे ले लेते हैं, है ना। तो प्रकाशन में बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन बस आप ये ध्यान रखें कि जिस तरह की पुस्तक आपकी है उसी तरह के प्रकाशक को आपको ढूंढ के अप्रोच करना चाहिए, और प्रयास ये करना चाहिए कि आप उस तरह के प्रकाशक के साथ काम करें जो पुस्तक और पुस्तक के कंटेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ना कि मुनाफे में, कि आपसे अपफ्रंट पैसे ले लिए जाएं और फिर वो आपको कोई फीड, क्योंकि उसका मकसद किताब नहीं है, उसका मकसद सिर्फ मुनाफा है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लोगों को यूज़ करनी चाहिए। बहुत लोग इस हड़बड़ी में और इस उत्तेजना में और इस डेस्परेशन में कि बस मेरी पुस्तक आ जाए बाहर, कैसे भी करके मेरा नाम किताब पे आ जाए, वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये विचार करना चाहिए कि कौन सही प्रकाशक है, कौन आपकी किताब का ध्यान रखेगा, उसको ठीक ट्रीटमेंट देगा, और कौन सिर्फ मुनाफे के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो ये कॉमन सेंस बहुत ही आवश्यक है। जो भी भावी लेखक हैं, आपके चैनल पे वो कमेंट्स डाल सकते हैं और मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा जब भी, और मेरे को भी रीच आउट कर सकते हैं लोग। और सर आप भी पब्लिश करते हैं? हाँ, हमारा पब्लिशिंग हाउस है और हम यंग और फर्स्ट टाइम ऑथर्स को पब्लिश करते हैं, और किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते हैं हम। इंडियन ऑथर्स से किसी तरह का चार्ज नहीं लेते। इंटरनेशनल ऑथर्स का हमारा अलग पब्लिशिंग मॉडल है। जी सर, क्योंकि हमने आपकी वेबसाइट विजिट की थी ना, तो आपका इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा लगा था हमें। और आपकी वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि जिसको भी जरूरत हो वो उसमें शेयर कर दें। और आप मेरा ईमेल आईडी भी अगर शेयर करना चाहें लोगों के साथ किसी भी तरह के, बाकी कमेंट्स में वो अगर सवाल डालेंगे तो मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने की। ओके सर, ओके जरूर सर। एंड सर एक क्वेश्चन है कि कोई जॉब कर रहा है तो उसको जॉब छोड़ देनी चाहिए और तब बुक लिखनी चाहिए, या फिर साथ साथ में करनी चाहिए, कि मतलब पूरा डिपेंड हो जाना चाहिए, या फिर बुक की जो अर्निंग है उसमें? ये तो वही वाला सवाल है कि जी एंटरप्रेन्योरशिप करनी है क्या नौकरी छोड़ के करूं। जी सर। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, वो आप किसी निश्चित चीज़ को छोड़ के नहीं कर सकते। एक जॉब है, एक स्टेबल सैलरी आ रही है आपकी आ रही है, वो एक निश्चित है। तो आप निश्चित चीज़ को छोड़ के अनिश्चितता की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए जब तक कि वो अनिश्चितता थोड़ी सी कम ना हो जाए। तो किताब लिखने में तो मैं बिल्कुल किसी को राय नहीं दूंगा कि आप सब कुछ छोड़ के और किताब लिखने में लगा दें। जो मैंने एक फॉर्मेट अभी दिया है कि आपको 1 से 1.5 घंटा सिर्फ दिन का देना है, तो क्या आप जॉब करते हुए 1 से 1.5 घंटा नहीं दे सकते? कोई भी दे सकता है। आप 3 महीने में उस पुस्तक को ख़त्म कर लेंगे, ख़त्म हो गई, आप उसे प्रकाशित भी कर सकते हैं। कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको अपना प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस चेंज करने का। पहली और दूसरी किताब आपको कभी भी, अनलेस कि आपके पास लग्जरी हो कि फुल टाइम आपको किताब ही लिखनी है, कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आप फुल टाइम बैठ के किताब लिखें। हाँ, 1-2 किताबें आपने लिख ली हैं और आप यही करना चाहते हैं, आप लेखक ही बनना चाहते हैं, अब आप इसको एज ए सीरियस करियर ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो आपको समय इस तरफ देना पड़ सकता है, आगे जाके देना पड़ेगा।
लेकिन आप सोचो कि डे वन से आप छोड़ के सिर्फ सब कुछ छोड़ के किताब लिखो, क्योंकि आप 24 घंटे किताब नहीं लिखोगे। अगर आप नौकरी नहीं भी कर रहे हो तो भी आप 1 या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लिख सकते। जो एक्चुअल आउटपुट है वो 2 घंटे से ज़्यादा कोई भी नहीं दे सकता। बड़े बड़े लेखक भी दिन में 2 घंटे ही लिखते हैं। तो कोई जी आवश्यकता सर। नहीं है नौकरी छोड़ने की। और सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए पुस्तक लिखने का। जो भी आपकी दिनचर्या है, जो भी आपकी परिस्थिति है, जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आपको लिखनी चाहिए। और सर जैसे उनकी बुक वायरल हो जाती है, हिट हो जाती है, तो तब जाकर उनको छोड़ देना चाहिए या फिर भी उनको स्टे करना चाहिए वहाँ पर, जॉब पर? अब वो एक अंग्रेजी में सेइंग है कि विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन विल गेट देयर। तो वो जब वहाँ पे पहुँच जाएं तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि छोड़ देनी चाहिए या नहीं छोड़ देनी चाहिए। अब चेतन भगत और रमेश त्रिपाठी की ओके बात सर। करें तो वो तो नौकरी छोड़ के, अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के सब कुछ उन्होंने लेखन पे लगाया, क्योंकि वो इस ये मन बना के आए थे कि हम 1 साल 2 साल देने वाले हैं इसको। और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भी किया, इसमें समय भी दिया, धन भी किया, स्पेंड किया। लेकिन वो ये मान के ही आए थे, वो प्लान ही था उनका। तो अगर आपने प्लान कर लिया है कि मेरे को तो लेखक ही बनना है, मेरे को फिल्म्स लिखनी है, ओटीटीज लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है, मुझे काम ही करना है, तो ऑब्वियसली आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सोचना चाहिए कि अनलेस कि आपने जमा कर लिया है अपने 2-3 साल का खर्चा। एंटरप्रेन्योर्स को जैसे सजा एडवाइस दी जाती है कि आपके पास 1 1.5 2 साल का खर्चा है तो आप सब कुछ छोड़ के इसमें लग जाइए, 2 साल 3 साल दे दीजिए। लेकिन लेखकों को मुझे नहीं लगता कि हमें जो हिट हो गया, जो बड़ा लेखक हो गया, जिसकी किताब की वाही वाही होने लगी, उसको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो वहाँ पहुँच के समझ में आएगा। अभी से आप अब सोच के इस बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके सर, ओके। एंड सर, इन्वेस्टमेंट कितनी लग जाती है एक बुक पब्लिश करने तक? अगर आप खुद करते हो, दोनों तरफ से, अगर खुद करते हैं या कंपनी के थ्रू करवाते हैं? हाँ, इन्वेस्टमेंट आपको डिपेंड करता है कितने पेजेस हैं, कितनी बड़ी बुक है, कितनी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, कि एडिट में कितना समय लगेगा। तो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो एक कोई कोई भी एक फिगर हर किताब पे अप्लाई नहीं होती। लेकिन आप जैसे खुद करने जाएं, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सेल्फ पब्लिश करने जाएंगे अपनी किताब, तो अगर 250-300 पेजेस की बुक है, एक बेसिक एडिटिंग और कवर डिज़ाइन और प्रूफ रीडिंग और प्रिंटिंग एंड टाइप सेटिंग, ये सब कराओगे तो ये 1 सवा लाख 1.5 लाख का खर्चा है आराम से। ओके। सो प्रिंटिंग तक तो इसमें कितनी बुक्स प्रिंट हो सकती हैं फिर? इसमें आप 500 से लेके 800 बुक्स प्रिंट कर सकते हो। और 1 सवा लाख 1.5 लाख में करने को अब यही काम आप कम में भी कर सकते हो। लेकिन जो एक बेसिक नॉर्मल स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ जिसमें हम काम करते हैं, वो इतना खर्चा लगता है। एंड सर, बुक का प्राइस किस तरह से सेट किया जा सकता है? वो पेज नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी 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 कॉस्ट, कितनी कॉस्ट पे वो बुक बनी है। और उसके ऊपर हर पब्लिशर का एक अपना फॉर्मूला होता है कि कितना मार्कअप रखना है ऊपर से, वो ऐड करके उसका प्राइस बनता है। तो जो भी कॉस्ट बनती है प्लस द मार्कअप, तो कोई भी एक सेट फार्मूला नहीं है कि 200 पेज की बुक है तो इतना होगा, 300 की इतना होगा। हर पब्लिशर का एक अलग फार्मूला है। ओके सर। एंड सर, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं जब बुक को हम लिखने लगते हैं एज अ ऑथर? तो यही आएगा कि आप डेली शेड्यूल फॉलो नहीं करोगे। तो लोग सोचते हैं, तो सबसे बड़ी भ्रांति है कि मैं किताब तब लिखूंगा जब मेरे को आइडियाज़ आएंगे, या जब मेरे को म्यूज़ या इमेजिनेशन मेरे को इंस्पायर करेगी, या मेरे को इंस्पिरेशन आएगी तब लिखूंगा मैं। ऐसे लोग कभी भी नहीं लिख पाते। ऐसे लोग कभी किताब फिनिश नहीं कर पाएंगे। जो लोग सक्सेसफुली एक किताब को फिनिश कर पाते हैं, वो उसको एक मैकेनिकल सीरियस रिस्पॉन्सिबल काम की तरह लेते हैं।
जस्ट लाइक ए टास्क। जैसे जिम जाना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सरल सरल, कि आपको रोज़ जाना ही है, करना ही है आपको। आज मन कर रहा है या नहीं मन कर रहा, आपको सुबह उठने में बहुत नींद आ रही है, रात को देर से सोए, आपको जाना है तो जाना ही है। इसी तरह से अगर आप लेखन को अप्रोच करोगे तो आप लिख पाओगे। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपका कभी मन कर रहा है, कभी आपका मूड खराब है, कभी आपको इमेजिनेशन नहीं आ रही, कभी इंस्पिरेशन नहीं आ रही, तो आपने नहीं लिखा। जहाँ आपका वो तार छूटा तो फिर वो छूटता चला जाएगा, फिर वो बहुत मुश्किल से हाथ आएगा। तो इसीलिए वो डिसिप्लिन बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर देगा आपके लिए। ओके, सो सर एज अ ऑथर और भी चैलेंजेस आते हैं हमारा जो फेस करने पड़ते हैं, या फिर यही मेन है? लिखने का तो यही चैलेंज है। पहले आप किताब फिनिश करिए, उसके बाद प्रकाशन के चैलेंजेस हैं जो मैंने बताया है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप लोगों को अप्रोच करोगे, लोग जवाब नहीं देंगे, बड़े पब्लिशर्स बहुत समय लगाएंगे वापस आने में, आपको पता नहीं है कि मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं लिखने के, प्रकाशित होने के। आप रिसर्च करते रहोगे, लोगों से पूछते रहोगे, बड़े भ्रमित रहोगे। तो उसी वजह से हम लोग बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारा काम उसी दिशा में कर रहे हैं कि लोगों को इन्फॉर्म करें कि क्या क्या ऑप्शन होते हैं एक किसी भी ऑथर के पास पब्लिश होने के, तो आपको रिसर्च ना करनी पड़े, आप गलत डिसीजन ना लो। तो प्रकाशन के चैलेंजेस हैं। फिर प्रकाशन के बाद चैलेंजेस हैं कि किताब की बिक्री कैसे हो, सेल्स कैसे हो, उसको मार्केट कैसे करें, लोगों तक कैसे पहुँचे। तो आजकल आज के ज़माने में ऑथर को ये सारा ज्ञान होना चाहिए। तो मैं एक कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें एक कोर्स जो राइटिंग की प्रक्रिया पे है, फिक्शन किताब को कैसे लिखते हैं, 8 या 9 उसमें लेसन्स हैं, नॉन फिक्शन के क्या बेसिक स्टेप्स हैं, और पब्लिशिंग के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आप 50 जगह गूगल पे आपको सर्च करके रिसर्च ना करनी पड़े, वो एक छोटे से कोर्स में मैं सारे ऑप्शंस, सब चीज़ जो भी आपके पास है, जिससे कि आप डिसीजन ले सको कि हाँ ये ठीक है, मेरे हिसाब से ये काम करता है। और क्योंकि देर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग। किसी को लगता है कि नहीं मेरे को 2 महीने में किताब बाहर लानी है, ये पब्लिशर कह रहा है मैं 50,000 रुपये लूँगा, आपकी पब्लिश कर दूंगा बुक, तो और आपके पास 50,000 हैं तो वो उसके लिए सही है। किसी को लगता है कि नहीं मैं पैसे दे के नहीं छपवाऊँगा, मैं एक ऐसे पब्लिशर को ढूंढूंगा जो वैल्यू पे मेरी किताब को ले, तो उसके लिए वो ऑप्शन सही है। कोई कहता नहीं मैं तो सेल्फ पब्लिश कर लूँगा, मैं लोगों को जानता हूँ और ऐसे ऐसे कर लूँगा। तो सारे ऑप्शंस एटलीस्ट पता हों, तो वो एक इस तरह का कोर्स हम तैयार कर रहे हैं। आपकी कौन सी फेवरेट बुक्स है, या फिर जो बुक्स आप जो करियर पाना चाहते हैं ऑथर में, या फिर जो कम्युनिकेशन स्किल्स से जुड़ी किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो आप कौन सी बुक उनको रेफर करना चाहते हैं? मैं हमारे पॉडकास्ट का मैं लिंक शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ऐड कर सकते हो। उसमें एक हमने एपिसोड बनाया था 5 बुक्स जो मेरे हिसाब से सबको पढ़नी चाहिए। 4 या 5 बुक्स हैं, तो उसमें से एक पुस्तक है 7 स्पिरिचुअल सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल ऑफ सक्सेस, दीपक चोपड़ा। छोटी सी किताब है, बहुत छोटी सी पुस्तक है वो, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में अवेलेबल है वो। उसके अलावा आप किसी भी तरह की पुस्तक जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, किसी के सजेशन को आपको नहीं सुनना चाहिए। आपका इंटरेस्ट है कि आपको फिल्मों की कहानियां पढ़ने का शौक है, तो आप वो पढ़ लो। आपका इंटरेस्ट है प्रेमचंद, लेकिन कुछ साहित्य अच्छा पढ़ना चाहिए, तो वैसे मैं हिंदी में बोलूँगा कि आपको प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, आपको अमृतलाल नागर को पढ़ना चाहिए, आपको कुछ अच्छे कवियों को पढ़ना चाहिए, जैसे रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ना चाहिए। आपको थोड़ा सा बिल्कुल ही हिंदी वाला नहीं आपको समझ में आता, तो आप सादत हसन मंटो को पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं उन्होंने। अंग्रेज़ी में मैं दीपक चोपड़ा को बहुत पढ़ता हूँ। मैं नेपोलियन हिल, एक सेल्फ हेल्प गुरु रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत पुराने, उनकी किताबों को बहुत पढ़ता हूँ। मैं अभी हाल में एक
ओशो को बहुत पढ़ता हूँ मैं, ओशो की किताबें हिंदी अंग्रेजी दोनों की। पर ये सब सेल्फ हेल्प और वो हुआ, इसमें मेरा इंटरेस्ट है तो मैं अपने इंटरेस्ट एरिया की सारी किताबों को पढ़ता हूँ। मैं स्टीफन किंग जो एक अंग्रेजी के बहुत बड़े हॉरर और सुपर नेचुरल के राइटर हैं, उनकी किताबों को बहुत पढ़ता हूँ। उनका लिखा हुआ कुछ भी मैं पढ़ता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंडिया में मेरे को फिलॉसफी के जे कृष्णमूर्ति की किताबें भी बहुत पसंद हैं। और कुछ किताबें जो मैं सबके लिए सजेस्ट करूँगा, एक तो ये 7 सीक्रेट्स स्पिरिचुअल सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा, बहुत अच्छी किताब है। एक उसका ऑथर का मैं नाम भूल गया हूँ, मिगेल समथिंग है, द 4 एग्रीमेंट्स, किताब का नाम है द 4 एग्रीमेंट्स। मेरे पॉडकास्ट पे है उसका लिंक। और रॉबिन शर्मा को पढ़ सकते हैं जो सेल्फ हेल्प में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में शुरुआत करना चाह रहे हैं। रॉबिन शर्मा की कोई भी किताब, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी या हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, रॉबिन शर्मा को पढ़ सकते हैं। एक मैं आजकल पढ़ता हूँ, जैसे ये पुस्तक मेरे पास है भी, इनका नाम है ओम स्वामी। तो ये पुस्तक बड़ी कमाल की है, द एंशिएंट सीक्रेट्स ऑफ मंत्रास। तो ये इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के बारे में सरल शब्दों में आज के युवा की लैंग्वेज में उन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। तो ओम स्वामी जी की बहुत सारी पुस्तकें हैं अलग अलग टॉपिक पे, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी सरल अंग्रेजी में लिखते हैं। एक पुस्तक मैं आजकल ये पढ़ रहा हूँ, कृष्णा बाय देवशिष चैटर्जी। ये बहुत अच्छी नॉवल है, लेकिन ये बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कमाल की लिखी हुई है। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप किसी के भी सजेशन ना माने, मेरा या किसी और का, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक के की अच्छी किताबें, जो जाने माने लेखक हों अच्छे, पर कोशिश ये करें कि कुछ पोर्शन आपकी रीडिंग का अच्छे साहित्य का होना चाहिए, अच्छे महान लेखकों का होना चाहिए।